हेलो स्टूडेंट्स। मॉडल प्रश्न पत्र का ये भाग दो है और इस भाग दो में हम लोग 1 अंक वाले और 3 अंक वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ये मॉडल प्रश्न पत्र मेरे द्वारा बनाया गया है। ये कोई ऑफिशियल आपका प्रश्न पत्र नहीं है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को कलेक्ट करके एक मॉडल प्रश्न पत्र का स्वरूप दिया है और ये उसी मॉडल प्रश्न पत्र का उत्तर है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 से 34, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये 1 अंक वाला है। यहाँ पर आपको केवल 7 क्वेश्चन का हालांकि आंसर देना है, लेकिन यहाँ पर आपको 7 से ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से केवल 7 का आंसर देना है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 26। व्हाट डेटा टाइप वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स। नीचे दिए गए आइटम्स के लिए आप कौन सा डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। पहला है रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट का रोल नंबर के लिए कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल होगा, और दूसरा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय का सैलरी के लिए कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल होगा। यहाँ आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आंसर होगा रोल नंबर के लिए हम लोग इंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, और किसी एम्प्लॉय का सैलरी के लिए जो कि रुपया पैसा में होगा उसके लिए हम लोग जो है फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न 3 अंक में भी पूछा जा सकता है और 1 अंक में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले है ना 3-4 साल पहले ये 3 अंक के रूप में पूछा जाता था, जबकि जस्ट पिछले साल जो है 2023 में ये 1 अंक के रूप में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। यहाँ i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन 9, यानी i का जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होगा, वो 2 भी होगा। क्यों 2 होगा? प्लस प्लस का मतलब होता है एक बढ़ना। वो 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। कहाँ तक होगा? वो 10 से छोटा होगा, तो 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा और 9 भी होगा। ठीक है, आई का वैल्यू। लेकिन जब ये यहाँ पर चेक करने जाएगा, है ना, जब आई पहली दफा 1 रहेगा और वो 1 जो है वो लेस देन 10 होगा, कंडीशन ट्रू होने पर आप जाएंगे इस फोर लूप के बॉडी में। फोर लूप के बॉडी में जब जाते हैं तो आई का वैल्यू 1 है। 1 mod 2 मतलब 1 को 2 से डिवाइड कीजिए। अब 2 के टेबल में तो 1 आता है नहीं, ठीक है, तो ये भाग लगेगा नहीं, तो ये एक शेषफल हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आई का वैल्यू को 2 से डिवाइड करके क्या शेषफल 0 आया। आप बोलेंगे शेषफल 0 नहीं आया। ठीक है, अगर आता तो ये काम होता। क्या काम होता? आई का वैल्यू को प्रिंट किया जाता। तो फिलहाल आपका जो शेषफल जो है वो 0 नहीं आया, तो आप जो है कहाँ चले जाएंगे, ये लूप का बॉडी, आप यहां से वापस आई प्लस प्लस के पास, और आई का वैल्यू अब 2 हो जाएगा। 2 इज लेस देन 10, यस, कंडीशन ट्रू। तो फिर यहाँ इफ के पास आएंगे, आई के वैल्यू 2 है, 2 mod 2, यानी 2 को 2 से भाग दीजिए तो एक बार में जाएगा। 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, शेषफल 0। तो क्या शेषफल 0 आया? तो हाँ, शेषफल 0 आया। तब क्या करो, कंडीशन ट्रू हो गया ये इफ वाला, तो सी आउट आई के वैल्यू प्रिंट करो। तो आई के वैल्यू 2 प्रिंट करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए स्पेस है, एक स्पेस प्रिंट करेगा। फिर यहाँ से बढ़ करके जाएंगे, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा अब। ठीक है, 3 होने के बाद 3 इज लेस देन 10, यस, 3 जो है वो 10 से क्या है, छोटा है, कंडीशन ट्रू हुआ फोर लूप वाला। तो हम फिर वापस इफ के पास आएंगे, यहाँ चेक होगा। 3 mod 2, 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना, 1। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तब हम इसके पास नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से होगा क्या ना, कि रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब आई के वैल्यू 2 होगा, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। जब आई का वैल्यू 4 होगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 होगा, तो 4 प्रिंट करेगा। फिर उसी प्रकार से आई का वैल्यू जब 6 होगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है, तो 6 प्रिंट करेगा। मतलब ये इफ वाला कंडीशन कितनी बार ट्रू होगा? जब आई का वैल्यू 2 होगा, जब आई का वैल्यू 4 होगा, जब आई का वैल्यू 6 होगा, जब आई का वैल्यू 8 होगा। ठीक है, और जाना कहाँ तक, 9 तक ही है। तो 2 4 6, इन आई का इन वैल्यू के लिए जो है ये इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा, और आई का वैल्यू क्या क्या प्रिंट करेगा, 2 4 6 8। ठीक है, तो आउटपुट यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2 4 6 8, ये जो है आपका आउटपुट होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नेम द
हेडर फाइल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। दिए गए फंक्शन के लिए हेडर फाइल लिखिए। पहला है strcpy, इसके लिए जो है string डॉट एच होगा, ठीक है, यहाँ string डॉट एच होगा। और टू लोअर जो आपका फंक्शन है इसके लिए आपका सी टाइप डॉट एच ये हेडर फाइल होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड्स ऑल्सो नॉन एज रिजर्व्ड वर्ड। कीवर्ड जिसको हम लोग रिजर्व वर्ड के नाम से भी जानते हैं, हैव स्पेशल मीनिंग टू द सी प्लस प्लस कंपाइलर। सी प्लस प्लस के कंपाइलर में कीवर्ड्स का खास मीनिंग होता है। एंड आर ऑलवेज रिटेन और टाइप्ड इन शॉर्ट केसेस या लोअर केसेस। और इन कीवर्ड्स को हमेशा हम लोग शॉर्ट केस मतलब स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स आर वर्ड्स दैट द लैंग्वेज यूजेज फॉर अ स्पेशल पर्पस। कीवर्ड एक ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हमारा लैंग्वेज लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस है ना, कि हमारा जो लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस स्पेशल पर्पस के लिए ही इसको इस्तेमाल करता है। सच एज, कुछ कीवर्ड का एग्जांपल दिया गया है जैसे void, int, पब्लिक, etc। ये सब कीवर्ड्स के एग्जांपल हैं। प्रश्न संख्या 30। व्हाट इज लॉजिक गेट? ठीक है, बुलियन अलजेब्रा से सवाल है। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट्स आर द बेसिक यूनिट यूज टू बिल्ड एनी डिजिटल सिस्टम अराउंड अस। हमारे आसपास जितने भी डिजिटल सिस्टम है उसको बनाने के लिए एक बेसिक यूनिट होता है, एक बेसिक इकाई होता है हमारा लॉजिक गेट्स। इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन बाय प्रोड्यूसिंग आउटपुट फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन इनपुट। ये हम लोगों को जो है हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि आउटपुट जो है वो क्या होगा अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाले इनपुट देते हैं। अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाले इनपुट देंगे तो उसका कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा वो बताने में हेल्प करता है हमारा लॉजिक गेट्स। अगला प्रश्न 31। व्हाट इज अंडरफ्लो इन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में अंडरफ्लो क्या होता है? यहाँ बताया गया है व्हेन अ स्टैक इज इम्पटी। अगर कोई स्टैक इम्पटी है, और आप जानते हैं स्टैक इम्पटी होता है तो उसके लिए खास कंडीशन होता है टॉप इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो व्हेन अ स्टैक इज इम्पटी, अगर कोई स्टैक इम्पटी है, खाली है, एंड वी ट्राई टू डिलीट मोर एलिमेंट फ्रॉम इट, और हम उस खाली स्टैक में से कोई एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो कंडीशन। तब इस कंडीशन को हम लोग अंडरफ्लो कंडीशन कहते हैं। ठीक है, यानी डिलीट करना चाहते हैं लेकिन डिलीट करने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसको हम लोग अंडरफ्लो कहेंगे। प्रश्न संख्या 32। याद रखिएगा सभी 1 मार्क्स के लिए है, इसलिए आंसर हम लोग को छोटा छोटा ही लिखना है ना, मिनिमम एक सेंटेंस का, अधिकतम दो सेंटेंस सेंटेंस का। व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या होता है? द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या नंबर ऑफ कॉलम इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। किसी रिलेशन या किसी टेबल में एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम की संख्या, किसी टेबल में कॉलम की संख्या या किसी रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या को हम लोग डिग्री कहते हैं। प्रश्न संख्या 33। व्हाट इज नोड इन डेटा कम्युनिकेशन? डेटा कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग में नोड क्या होता है? क्योंकि याद रखिएगा नोड जो है दो टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको एक डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ना पड़ता है नोड, दैट इज लिंक्ड लिस्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है डेटा कम्युनिकेशन में नोड क्या होते हैं। अ नेटवर्क नोड या नोड एक ही बात है। अ नेटवर्क नोड कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिव एंड पॉइंट डिवाइस। ठीक है, अगर आप एक्टिव एंड पॉइंट की जगह पर केवल डिवाइस भी लिख दें तो भी चलेगा। ठीक है, तो नेटवर्क नोड जो होता है उसको इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं कि वो एक एक्टिव एंड पॉइंट डिवाइस होता है डैट इज अटैच टू द नेटवर्क, जिसको कि नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है। तो किसी नेटवर्क में जोड़ा गया कोई एक्टिव डिवाइस जो है वो नोड कहलाता है। एंड इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, रिसीविंग एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन। और ये कैपेबल होता है, क्षमता होता है कि किसी इंफॉर्मेशन को ये क्रिएट करे, किसी इंफॉर्मेशन को वो रिसीव कर सकता है, किसी इंफॉर्मेशन को वो सेंड कर सकता है ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क में। अगला प्रश्न, व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर क्या होता है? अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस
एज इट्स वैल्यू। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो वैल्यू के रूप में अपने अंदर मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, यानी एक ऐसा खास वेरिएबल जो अपने अंदर वैल्यू के रूप में मेमोरी एड्रेस को स्टोर करे उसे हम पॉइंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 मार्क्स का क्वेश्चंस देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन नंबर 35 to 42 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच इट इज मैंडेटरी टू आंसर एनी 6 क्वेश्चन। 6 का आपको आंसर देना है। इच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, तो 6 × 3 यानी 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रश्न 35, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ भी आपको आउटपुट बताना है। यहाँ सबसे पहले देखिए हेडर फाइल है आईओस्ट्रीम, कोनियो, मैथ, मेन फंक्शन, स्क्रीन क्लियर, आर नाम का एक वेरिएबल। ठीक, आर नाम का हमारे पास एक वेरिएबल है। इसके बाद फोर इंट आई इक्वल टू 1, यानी आई नाम का वेरिएबल है जो 1 से इनिशियलाइज हो रहा है। चेक करना है आई इज लेस देन 5, क्या आई का करंट वैल्यू जो कि आई 1 है ना, जो कि 1 है, क्या वो 5 से छोटा है? हाँ। तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जब आप जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है आर इज इक्वल टू पॉ। पॉ जो है एक मैथमेटिकल फंक्शन है। आई कॉमा आई, अभी आई का वैल्यू जो है 1 है, तो 1 कॉमा 1, इसका मतलब हो जाता है 1 का पावर 1, यानी पहला वाला बेस है और दूसरा वाला पावर माना जाता है। तो 1 का पावर 1 कितना होगा? 1 होगा। तो आर का वैल्यू कितना हो गया? आर का वैल्यू 1 हो गया। 1 हो गया। अब यहाँ आते हैं सी आउट, बैक स्लैश एन आई स्लैश टी आर, यानी आई का वैल्यू भी प्रिंट करना है, स्लैश टी एक गैप दे करके आर का वैल्यू भी प्रिंट करना है। तो आई का वैल्यू देखिए 1 है, तो प्रिंट करेगा, आउटपुट में यहाँ लिख रहा हूँ आई का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, एक टैब दे करके, है ना, एक गैप दे करके आर का वैल्यू भी 1 प्रिंट करेगा। यहाँ तक आपने यहाँ पर देखा। इसके बाद क्या होगा? लूप अभी कंटिन्यू रहेगा। अब जो है आपका प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ से आई प्लस प्लस के पास, और आई का वैल्यू बढ़ करके 1 से 2 हो जाएगा। इज 2 इज लेस देन 5, क्या 2 5 से छोटा है? हाँ, 2 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर से आप यहाँ पर आएंगे। अब आर का वैल्यू अपडेट होगा। क्या बोल रहा है? आर इज इक्वल टू पॉ आई कॉमा आई, चूंकि अब आई का वैल्यू क्या हो चुका है? चूंकि अब आई का वैल्यू 2 हो चुका है। ठीक, तो 2 कॉमा 2 यानी 2 का पावर 2, यानी कितना हो गया? 2 का पावर 2 4 हो गया, यानी कि अब आपका आर का वैल्यू 4 हो गया। फिर आप यहाँ पर आते हैं, आई का वैल्यू प्रिंट करना है, स्लैश टी आर का वैल्यू प्रिंट करना है, तो 2, फिर यहाँ पर 4। ठीक, फिर यहाँ से वापस जाएंगे, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू बढ़ करके 3 हो जाएगा। 3 इज लेस देन 5, यस। फिर आप यहाँ पर आएंगे आर वाले के पास। जब आप आर वाले पास के आते हैं तो आई चूंकि आपका कितना हो चुका है? आई 3 हो चुका है। तो 3 कॉमा 3, है ना, 3 कॉमा 3 यानी 3 का पावर 3, यानी 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27 होता है। ठीक, तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना हो गया? 27 हो गया। तो यहाँ जब आते हैं तो आई का वैल्यू 3 और इसका 27। इसी प्रकार से आई का वैल्यू 4 होगा, तो यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर 4 का पावर 4, यानी 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 गुना 4, 4 चौके 16, एक 256, यानी कि 4 और यहाँ पर 256। ठीक है, तो आउटपुट जो है यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो 1 1 2 4 3 9 और 4 256, ये प्रोग्राम का आउटपुट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36, ये भी 3 अंक के लिए प्रश्न। यहाँ पर कहा गया है कि इवेलुएट द फॉलोइंग सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन, इस सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए जहाँ की ए बी सी जो है वो इंटीजर्स हैं, जबकि डी और एफ जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। इसके अलावा ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4 और डी का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है। ए में आते हैं, यहाँ कह रहा है सी इज इक्वल टू ए प्लस 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 बी गुना प्लस प्लस डी। ठीक,
देखिए प्लस प्लस बाद में लगा है, पोस्ट यानी ए का वैल्यू बाद में बढ़ाएंगे, अभी ए का वैल्यू 4 ही लेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है प्लस प्लस बी, यानी बी पहले प्लस प्लस यानी पहले प्री इंक्रीमेंट पहले बढ़ा ही लो, है ना, बढ़ा हुआ वैल्यू को इस्तेमाल करो एक्सप्रेशन में, तो बी का वैल्यू जो 4 था 4 से 5 हो जाएगा, गुना प्लस प्लस डी। ठीक है, प्लस प्लस डी, प्लस प्लस पहले लगा हुआ है तो पहले डी का वैल्यू एक बढ़ जाएगा, यानी 1.5 से हो जाएगा 2.5। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का काम सबसे पहले होता है, तो 4 जोड़, अब यहाँ पर हो जाएगा 7.5। ठीक है, इतनी ही होना चाहिए, है ना, 7.5 होना चाहिए नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12.5। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 12.5, 12.5 को 4 से ऐड करो तो 16.5 होगा। सी इज इक्वल टू, लेकिन सी एक इंटेजर है जो कि पॉइंट वाला वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, तो सी में केवल 16 स्टोर होगा, 0.5 स्टोर नहीं होगा। तो सी का जो वैल्यू हो जाएगा, है ना, पहले वाला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 16। ठीक, अब दूसरा वाला का जो आंसर है उसको सॉल्व कर, दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू प्लस प्लस बी गुना बी प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस ए। ठीक, पहले हम इसका काम करेंगे प्लस प्लस बी, तो प्लस प्लस बी अभी इनिशियल वैल्यू 4 ही लेके चलते हैं, तो 4 से बढ़ करके 5 हो जाएगा, गुना अभी ये 5 ही रहेगा, प्लस प्लस जो है ये बाद में काम करेगा, इसका प्लस प्लस माइनस, फिर प्लस प्लस ए है, प्लस प्लस आगे लगा हुआ है ए में, तो 4 से कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। ठीक, पहले गुना का काम, 25 में से 5 घटाइए कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो सेकंड वाले का जो आंसर है वो 20, और चूंकि एफ एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो आप कह सकते हैं एफ में स्टोर हो जाएगा 20.0। ठीक, ये हो गया एफ का वैल्यू। तो इस तरह का प्रश्न का भी आपको प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, गिव एन एग्जांपल टू शो इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन सी प्लस प्लस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताइए कि किस प्रकार से इसे सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन सिंपल वर्ड, साधारण भाषा में, वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। साधारण भाषा में कहें तो पॉलीमॉर्फिज्म को आप कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्षमता जिसमें हम लोग किसी मैसेज को, है ना, एक से अधिक फॉर्म में डिस्प्ले कर सके, है ना, एक मैसेज को एक से अधिक फॉर्म में डिस्प्ले कर सके। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अ पर्सन, एक व्यक्ति। ठीक है, एक व्यक्ति को लीजिए, हु एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पर सेम टाइम या अलग अलग टाइम ऐसे भी कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना, अपने व्यवहार को दिखाएगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग व्यवहार को दिखाएगा। अ मैन एट द सेम टाइम इज अ फादर, किसी वक्त वो फादर है किसी के लिए हस्बैंड है, एंड एन एम्प्लॉय, और किसी के लिए वो एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, वो व्यक्ति आप मैसेज समझ लीजिए, और वो अलग अलग चीजों को डिस्प्ले कर रहा है, कभी वो एज अ फादर है, कभी हस्बैंड है, कभी एम्प्लॉय है। सो द सेम पर्सन एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन, तो इसने आपने देखा कि डिफरेंट सिचुएशन में ये डिफरेंट बिहेवियर को जो है दर्शा रहा है। अगर वो ऑफिस में है तो ऑफिस में क्या होगा, वो एम्प्लॉय कहलाएगा, अगर घर में है अपने बच्चे के सामने तो उसका फादर कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। अच्छा, ये तो मैंने रियल लाइफ से बता दिया, लेकिन प्रोग्रामिंग में देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म इज इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस थ्रू वर्चुअल फंक्शन। सी प्लस प्लस में वर्चुअल फंक्शन नाम का कंसेप्ट होता है, ओवरलोडिंग नाम का कंसेप्ट होता है। ओवरलोडिंग में दो चीजें होती हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग होती हैं और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती हैं। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसके द्वारा हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये प्रश्न एक देख लेते हैं। यहां पर आपका प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, दोनों तरह के प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये आपका जो है 3 अंक के रूप में है, अगर आप केवल 5 पॉइंट भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, इट डील्स विथ एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम पर काम करता है, इट डील्स विथ डेटा, ये डेटा पे काम करता है।
सेकेंड पॉइंट, प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू फंक्शन। यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट, वहाँ ऑब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट एम्प्लॉयज टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच को जो है फॉलो करता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो लेस सिक्योर है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये हाईली सिक्योर है। पॉप यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ज्यादा रिक्वायर लेस मेमोरी, कम मेमोरी लेता है, जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ज्यादा मेमोरी लेता है एज कम्पेयर टू पॉप। नॉट सपोर्ट ओवरलोडिंग, या किसी प्रकार के ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सेवेंथ पॉइंट, डज नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ये मॉडल नहीं कर पाता है, जबकि इसके बारे में कहा गया है कि इट मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वेरी वेल, बड़ा अच्छे तरीके से रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को ये मॉडल कर पाता है। डेटा हेडिंग नॉट पॉसिबल, इसमें डेटा हेडिंग पॉसिबल नहीं है, और डेटा हेडिंग पॉसिबल, इसमें डेटा हेडिंग पॉसिबल है। यहाँ पर कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने 1 अंक वाले और 3 अंक वाले कुछ प्रश्नों को देखा। अगली वीडियो में हम लोग 3 अंक वाले और 5 अंक वाले कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।